हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे और मैं भी तो ठीक ही हूँ ना। तो आजकल बहुत ज़्यादा सेकुलर 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 हो रहा है भाई, तो क्या किया जाए? आज सेकुलर के बारे में देखते हैं। सेकुलर के साथ साथ बहुत सारा और चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे कि क्या होता है सारी चीज़ें। तो चलिए, बिना देर के हुए शुरू ही कर देते हैं इसके बारे में कि क्या भैया होता है सेकुलर। ये तो कल हम कर चुके थे, यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। तो सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। भैया देख लेना, इसका हिंदी में पंथ निरपेक्ष होता है, कई लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष होता है। ऐसे धर्म निरपेक्ष हो, सेकुलर या फिर पंथ निरपेक्ष हो, दोनों के लिए इंग्लिश में शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? दोनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सेकुलर, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर से तात्पर्य एक ऐसे देश से जहाँ फर्स्ट, राज्य का धर्म ना हो। कोई धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? रिलीजन से है। तो यहाँ पर कोई धर्म ना हो। उसके बाद राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है भैया। राज्य जो है ना, अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर, तुम ये धर्म के हो, तुम ये धर्म के हो, उसके आधार पर मैं भेदभाव करूँ नहीं, ये सब नहीं होता यहाँ पर। यानी कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। और दूसरा बात है, तीसरी बात है कि सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी धर्म के अनुयायी हो, किसी धर्म को फॉलो करते हो, मतलब नहीं है, उन्हें समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मतलब तुम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो। मुझे मतलब नहीं है कि तुम क्या नहीं, तुम पूरी तरीके से धार्मिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो भैया। तुम कोई भी धर्म अपना सकते हो, आचरण कर सकते हो, जो भी करना है करो अच्छे तरीके से। धार्मिक स्वतंत्रता मैं तुम्हें दे देता हूँ, कोई लो यहाँ पर जाओ। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन उठता है कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, या फिर भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका कहीं दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, और क्या इस साल दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही थी, या फिर और क्या कह सकते हैं कि क्या सही में दिखाई देती है नहीं दिखाई देती, या फिर धर्म के बारे में राजनीति में बात नहीं करी जाती है, क्या ऐसी बात है? तो परखते हैं। एक जो एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेंट की दृष्टि से थोड़ा परखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसे अच्छे से, थोड़ा तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर क्या है, क्या राजनीति में सही में क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो हाँ, संवैधानिक तौर पर भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, क्योंकि भैया इसमें ये सारी की सारी बातें हैं। पहले तो प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करता है, और दूसरा, भारत के राज्य का कोई राजकीय धर्म है ही नहीं। हमारा कोई है? देखो, नहीं है हमारा कोई यहाँ पर, हमारा राजकीय धर्म है ही नहीं। दूसरा, तीसरी, भारत में समानता का अधिकार है भाई, और समानता का अधिकार है तो यहाँ पर तुम धर्म के आधार पर भेदभाव तो करोगे नहीं। जब नहीं करोगे तो तुम क्या, कहाँ से यहाँ पर आ गए संविधान में? नहीं ना। तो यहाँ पर नहीं होता है। और धर्म के आधार पर हमारा संविधान मनाही भी करता है, बिल्कुल यहाँ पर भेदभाव की मनाही करता है, आप लोग जानते ही हो। और अगली बात है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है भैया। हमारा एक फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप समझे होंगे 25, 26, 27, 28 सारा का सारा क्या है भैया? तो वही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट में आता है। अब यहाँ पर देखो, जो सभी धर्म के अनुयायी को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया पूरा का पूरा कि संवैधानिक तौर पर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर हम कह सकते हैं कि धर्म की कोई हमारे राजनीति में, हमारे हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भूमिका नहीं है धर्म की। हम धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा कोई भी राजकीय धर्म नहीं है भैया, हमारा कोई भी, देख लो उठाकर, हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष है, हम पूरी तरीके से सेक्युलर है, ये कहता है संविधान। और हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव की मनाही संविधान करता है। तो हमने देख लिया सारा का सारा कि संवैधानिक तौर पर तो हम कह सकते हैं कि धर्म की कोई भूमिका नहीं है राजनीति में। लेकिन फिर बात आता है कि क्या व्यवहार में भी ऐसा होता है क्या? भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सही में व्यवहार में ऐसा होता है क्या? व्यवहार में होता है कि नहीं होता है? एक क्वेश्चन बनाओ ना यहाँ पर कि व्यवहार में होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। अगर व्यवहार में नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, थोड़ा देखते हैं कि व्यवहार में नहीं होता है तो कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है भैया, कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है धर्म की भूमिका। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो
तो कह सकते हैं कि बहुत बहुत जगह दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है भैया? तो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है? तो चुनाव में धर्म की भूमिका कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है? जैसे कि चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं कि नहीं उठाए जाते हैं? बिल्कुल उठाए जाते हैं भाई। उसके बाद उम्मीदवारों के चयन में धर्म की भूमिका होती है कि नहीं होती है? ए तुम हिंदू धर्म के हो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। यानी कि उम्मीदवारों के चुनाव में भी तुम अगर हिंदू धर्म के हो तो तुम्हें सीट दूंगा, तुम अगर ये हो तो तुम्हें मैं मतलब मुस्लिम हो तो तुम्हें मैं सीट दूंगा, तुम ये हो तो मैं तुम्हें सीट दूंगा। ये सारा का सारा उम्मीदवारों के चुनाव करने में भी कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका दिखाई देती होगी। आप अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे तरीके से तो ये दिखाई देगी। दूसरी तीसरी बात है कि क्या जनता का मतदान व्यवहार? भैया वो हिंदू है, वो खड़ा जो हुआ है ना वो हिंदू है तो वोट मैं उसे ही दूंगा। भैया वो मुसलमान है, अगर खड़ा हो रहा है ना कैंडिडेट तो उसको ही मैं दूंगा। भैया वो ये है, भैया वो ये है, ढिकना है भैया वो है तो मैं उसे दूंगा यहाँ पर। तो पूरी तरीके से मतदान व्यवहार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चुनाव में कैसे धर्म की भूमिका होती है। अब चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव के बाद मंत्री परिषद बनती है। सरकार बनाना होता है ना भैया, तो मंत्री परिषद बनाना होगा आपको पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने होंगे। तो मंत्री परिषद कैसे बनता है? मंत्री परिषद, चलो यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि मंत्री परिषद कैसे बनते हैं, लेकिन मंत्री परिषद बनाने में भी कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका होती है। बहुत सारे उसमें धार्मिक रूप से मंत्री परिषद का मतलब क्या है कि मंत्रियों का एक ऐसा समूह तैयार करना है। मंत्री के मुझे एक ऐसा समूह तैयार करना है जो यहाँ पर एग्जीक्यूशन का काम करने वाली, बस इतना ही भी समझना है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका भैया होती ही होती है। यहाँ पर भी क्या धर्म की भूमिका होती ही होती है। ओके। तीसरी बात, व्यवहार में भारत में कुछ सीमा तक सरकार की नीतियाँ भी धर्म से प्रभावित होती है। इस पर आप लोग सोचो कि क्या सही में प्रभावित होती है नहीं होती है? क्या बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती है जो धर्म के आधार पर बनाई जाती है, और क्या ऐसी नीतियाँ होती है जो धर्म के आधार पर नहीं बनाई जाती है? आप लोग इसके बारे में सोचोगे, क्या आप लोग सोचते हो, समझते हो? ओके। आगे, भारत में धर्म पर आधारित राजनीतिक दल भी होते हैं। शिवसेना, शिवसेना ये क्या है भैया? तो यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर सारे के सारे होते हैं भैया, ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं भैया। तो ये सारे के सारे राजनीतिक दल भी होते हैं। आगे यहाँ पर क्या होता है? तो भाई लोग ऐसा लगता है कि बाहर कोई कुत्ते की तरह मतलब चिल्ला रहा है पूरा गला फाड़ फाड़ कर, तो उस पर ध्यान ना दिया जाए, ध्यान इस पर आप दो, ठीक है ना? और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, छोड़िए। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक बेसिक अंतर इसके बारे में देख लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है भैया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। और दोनों के लिए इंग्लिश में शब्द का प्रयोग होता है भैया सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म शब्द प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। अब सेक्युलरिज्म को थोड़ा तोड़ते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? रिलीजन से तटस्थ रहना है, रिलीजन से दूर रहना, इसे हम क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं। और रिलीजन कैसे बना है? रेलिगियर शब्द से बना है। रेलिगियर का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना भैया? तो ईश्वर से कनेक्ट करना, अल्लाह से कनेक्ट करना, जो भी आप एक सत्ता मानते हो उससे कनेक्ट करना। तो उससे हम इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से रिलीजन हम ईश्वर के कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं। तो रिलीजन का मतलब क्या हुआ? धर्म से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ईश्वर का है। और अगर भारतीय परंपरा की ओर अगर हम देखें झांक कर, तो भारतीय परंपरा में धर्म का शब्द अलग होता है। और धर्म का मतलब होता है, धर्म ध्री धातु से निकला हुआ। ध्री धातु का मतलब क्या होता है? धारण करना, या फिर धारण करने योग्य, या फिर कर्तव्य कह सकते। जैसे कर्तव्य कहते हो ना, कर्तव्य मतलब करणीय जो हो, करने योग्य हो। जैसे कि विद्यार्थी धर्म, शिक्षक धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये सारा का सारा धर्म होता है ना, ये सारे के सारे धर्म होते हैं। तो अब समझ में आया कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष अगर कहोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव सेंस में आ जाता है, लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष कहोगे तो बहुत अच्छा शब्द होता है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म से दूरी बना कर रहो, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष कहोगे तो धर्मनिरपेक्ष अगर भारतीय परंपरा में कह रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत वो इशारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म से ही दूर रह जाना है, कि जो धारण करना है, जो धारण करने योग्य है, उससे भी दूरी अब बनाना चाहते हो। तो मतलब क्या चाहते हो भाई? मतलब तब क्या चाहते हो? बारिश शुरू हो गया भाई, बारिश शुरू हो गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर उसके बारे में फिर अब आगे देखते हैं। रिलीजन यहाँ पर ये हो चुका है। अब देखते हैं भैया लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। ओके जी, यानी कि यहाँ पर हम लोकतंत्र के पास पहुँच चुके हैं, यानी कि हम लोकतंत्र के पास पहुँचे गए आजकल। ओके, अब दो प्रकार के देखा जाए मोटे तौर पर तो लोकतंत्र होते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र होता है और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। अब संसदीय लोकतंत्र जानते हो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही संसदीय लोकतंत्र कह देते हैं। तो हमने ब्रिटेन से उठा लिया है कि भैया चलो ठीक है दे दो आप, तो दे दिया, ब्रिटेन ने कहा ठीक है ले लो भैया आप, तो ब्रिटेन से हमने उठा लिया है भारत में, हमारा भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र है। और उसके अलावा एक बचता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इसे हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, जो यूएस में पाया जाता है खासकर। अब यहाँ पर एक थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर थोड़ा देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा। यहाँ पर अंतर क्या है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि विधायिका यानी कि संसद और कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद आपस में जुड़े हुए होते हैं। कि हमारे यहाँ जुड़े हुए नहीं है, देख लो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया, जुड़े हुए है कि नहीं है भैया, जुड़े हुए हैं बिल्कुल, विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारे जो पीएम है, इस पर सबसे अच्छी बात है कि आप पीएम को देख लो, पीएम सांसद है कि नहीं है, पीएम सांसद है कि नहीं है भैया, फिर सांसद पीएम बनता है नहीं बनता है, तो दोनों जुड़े हुए तभी तो है दोनों ना। ओके जी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सिपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है जब हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, जब हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे आगे भैया हम शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को इतना तोड़ेंगे, इसे मरोड़ देंगे पूरी तरीके से। ओके जी, आगे है आपका नाम मात्र की कार्यपालिका बराबर वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका भी है और वास्तविक कार्यपालिका भी होता है। जैसे कि वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ पीएम है और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति भैया, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ओके, अंतर यहाँ पर कोई नहीं होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। आगे अगर देखें तीसरा, तो वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि पीएम कभी भी हट सकता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाओगे तो कभी भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी मतलब यहाँ पर कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं है कि आप इतने दिन ही काम करोगे, आप इससे पहले भी हटाए जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा कार्यकाल सुरक्षित रहता है, महाभियोग लगाना उतना आसान नहीं होता है, फिर भी मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर लगभग बराबर वाली स्थिति होती है। आगे, संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है और यहाँ पर थोड़ा सा इसका अभाव हो जाता है। ओके जी, तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अंतर क्या होता है, यानी कि और हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाया जाता है या फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पाया जाता है। तो अब बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं सबड़ाना है, यहाँ पर घबराना सबड़ाना खबड़ाना नहीं है। यहाँ पर अच्छे तरीके से किसी को मुँह एथी कर देना है कि भैया ले, हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो करते, यूएसए फॉलो करता है, हम लोग नहीं फॉलो करते, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर आप समझ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग दिमाग में मतलब सोच सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पर वीडियो कितना देर का है भैया, यहाँ पर कितना हो चुका है थोड़ा देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर 13 मिनट हुए, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर जैसे कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम रिपब्लिक है या नहीं है, रिपब्लिक कौन होता है, रिपब्लिक कैसे होता है, सारा चीज़ अब देखने वाला है यहाँ पर। तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुन लो या फिर आप अप्रत्यक्ष भी चुन सकते हो, कोई रूप नहीं है, आप दोनों तरीके से चुन सकते हो, लेकिन चुना जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए, और कुछ नहीं भैया, चुना जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कैसे कहाँ पर है। जैसे कि अगर ब्रिटेन के सम्राट से अगर हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना करें, तो क्या ब्रिटेन में क्या हम कह सकते हैं कि गणराज्य है नहीं, गणराज्य है कि नहीं है, तो आपका दिमाग में बाहर आओगे कि नहीं। वहाँ पर तो भैया चुना जाता है नहीं, वहाँ पर तो सम्राट वंशानुगत होता है। तो जहाँ पर सम्राट वंशानुगत है, जहाँ पर कोई वंशानुगत है, तो वहाँ पर गणराज्य कैसे हो सकता है। गणराज्य तो वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, तब वहाँ पर गणराज्य होता है। तो यहाँ पर भैया गणराज्य है वे नहीं, यहाँ पर ये जो ब्रिटेन वाला सम्राट है ना, या फिर ब्रिटेन जो है ना, ये गणराज्य है वे नहीं, तो इसे हम गणराज्य नहीं मानेंगे। लेकिन हम गणराज्य हैं भैया, हम गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है भैया।
लेकिन यहाँ गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र होते लेकिन गणराज्य नहीं है। ओके जी, आगे यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। न्याय, हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय के बारे में बात करी गई है? क्या सामाजिक न्याय के बारे में बात करी गई है? कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि भैया किस न्याय के बारे में बात करी गई है, किस न्याय के बारे में बात नहीं करी गई हमारे प्रस्तावना में, बताइए बताइए बताइए, और 2 नंबर ले जाइए, बताइए 2 नंबर ले जाइए। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और यहाँ पर राजनीतिक न्याय के बारे में बात करी गई है भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे है आपका स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे भैया थोड़ा इसको परिभाषित करते हैं कि आखिर स्वतंत्रता, आखिर विचार का मतलब क्या होता है। और मतलब इन सारे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये जो 5 आपको चीज़ें दिखाई देती है, नहीं 5 चीज़ों की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे हमारे प्रस्तावना में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कौन किस स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है, किस स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं करी गई है, क्या इस स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है, क्या इस स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है, ये स्वतंत्रता है या नहीं है, हमारा धर्म स्वतंत्रता है या नहीं है, सारा इस पर पूछता है। उपासना की स्वतंत्रता है या नहीं है भैया, तो ये दिमाग में रखना, ये जो 5 को दिखाई दे रहा है ना, ये 5 के बारे में एकदम चार जन है कि नहीं, ये स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना मिलता है, इनकी स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना मिलता है, हमारे प्रियम्बल में स्वतंत्रता मिलता है भैया, मिलता है। इसको दिमाग में रखना है और 2 नंबर लेकर आना है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि विचार का मतलब क्या होता है। विचार का मतलब होता है आंतरिक या मानसिक क्रिया चिंतन, या फिर मतलब क्या कह सकते हो, चिंतन करना, या फिर मतलब मानसिक रूप में आप चिंतन करते हो, मानसिक स्तर पर किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में सोचते हो, तो उसे हम विचार कह देते हैं कि ये मेरा विचार है। तो मानसिक स्तर पर। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि ये बाह्य क्रिया है, यानी कि विचार को आप प्रकट कर रहे हो, पूरी तरीके से बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो कह सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। आगे आता है विश्वास। विश्वास किसी विचारधारा को स्वीकार करना, किसी भी मतलब विचारधारा को जब आप स्वीकार करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लूँ थोड़ा सा। हो, तो चलिए आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे थे भैया कि उपासना का मतलब क्या होता है। तो उपासना का मतलब होता है किसी भी रिलीजन से, उपासना का मतलब क्या होता है, उपासना कहाँ से आ गया। विश्वास का मतलब क्या होता है, किसी विचारधारा को स्वीकार करना। धर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना। लेकिन इसका स्वरूप क्या है, सैद्धांतिक तौर पर जब हम किसी रिलीजन को स्वीकार करते हैं तो हम कह देते हैं कि भैया धर्म बस इतना ही तक सीमित है। जो सैद्धांतिक तौर पर हमने स्वीकार केवल किया यहाँ पर। और उपासना का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बढ़ चुके हैं, अब आचरण करने लगे हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया कि यहाँ पर उसे हम उपासना कह देते हैं। समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता के बारे में बात करी गई। और यहाँ पर मैंने नोट किया है कि यहाँ पर ये आईएएस के एग्जाम में आ चुका है आपका, अवसर की समानता के बारे में कि किस समानता के बारे में बात करी गई है। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा की समानता से आशय क्या है, तो इसका अर्थ होता है समाज में व्यक्ति का स्थान या हैसियत उसके धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि से तय नहीं होगा, बल्कि सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे, सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। और एक होता है अवसर की समानता का अर्थ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और एक होता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। आगे एकता और अखंडता में अंतर क्या होता है, एकता का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब क्या होता है। एकता का मतलब होता है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना जब आ जाती है, नागरिकों में जब एक होने की भावना आ जाती है ना, तो उसे हम एकता कह देते हैं। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब क्या होता है कि यह एक भौगोलिक, बिल्कुल यहाँ पर एक भौगोलिक संकल्पना है, भौगोलिक कंसेप्ट है जो इस बात पर बल देता है कि भारत का क्षेत्र भूभाग इससे बिल्कुल अलग ना हो। भाई अलग हो जाए तो दिक्कत होगा, अलग ना हो यहाँ पर। और अब अंतिम आता है बंधुता। अब बंधुता का मतलब क्या होता है, बंधुता इसका अर्थ है नागरिकों के बीच आपस में बंधु भाव, भाईचारा का भावना व्यक्त करना। 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है, सारा हो सकता है भैया। तो यहाँ पर आज हमने देखा भैया सारा, ये सारा का सारा चीज़ हमने देखा कि सारा का सारा क्या होता है। अब इसे समझ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जाकर आप देख सकते हो पूरी तरीके से प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आए होंगे ना, तो आप क्वेश्चन सारा का सारा यहाँ पर लगभग करने की स्थिति में होंगे। आप जाकर देख सकते हो अच्छे तरीके से, आप देख कर जाइए और अच्छे तरीके से पीआईक्यू सब करिए। और यहाँ पर मुझे बताइए कैसा यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर
मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर। और मैं आपको फिर श्योर करता हूँ कि अच्छे तरीके से भाई करेंगे, यहाँ पर कोई हवाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे करेंगे। अभी तो बहुत सारा अभी हमने शुरुआत करी है, अभी बहुत सारा चीज़ हम करने वाला है यहाँ पर, बहुत सारा चीज़ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ा कल देख लेंगे यहाँ पर, कि आलोचना आलोचना कल हम कर लेंगे, क्रिटिसाइज़ थोड़ा सा कर लेंगे। आज इतना ही थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी भैया तो हम नए हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, तो हमें कौन उतना जानता है, कौन देखता है, उतना लंबा वीडियो नहीं देखेगा कोई। तो इसीलिए चलिए इतना ही आज कल आज रखते हैं, और आगे फिर हम देखेंगे इसे अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से देखेंगे, और मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय दोस्तों, और भारत माता की जय। अबे बंद हो जा भाई, बंद हो जाए।